तो बेटा अब जो कंसेप्ट करने वाले हैं वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, देखो, जब कोई रे ऑफ लाइट है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाती है, उस प्रोसेस को बोला जाएगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। स्टार्टिंग में जब इस चैप्टर को स्टार्ट किया था तब हमने पढ़ा था कि कोई रे ऑफ लाइट है वो रिफ्रैक्शन भी कर रही होती है और रिफ्लेक्शन भी कर रही होती है। रिफ्लेक्शन के बारे में हमने पढ़ लिया है, अगर इंटरफेस से टकरा के सेम मीडियम में वापस आ गई तो उसको बोलेंगे रिफ्लेक्शन। अब इसमें जो करने वाले हैं वो है रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो लिखते हैं इसके बारे में। व्हेन ए लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अदर, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाती है तो ये ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाती है। इट विल डेविएट फ्रॉम ओरिजिनल पाथ। दैट इज नोन एज दैट इज नोन एज रिफ्रैक्शन। उस प्रोसेस को बोला जाता है रिफ्रैक्शन। ठीक है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने वाली प्रोसेस। ये बेटा अपने पास में एक इंटरफेस है, ऊपर वाला है मीडियम वन, मीडियम नंबर वन, नीचे वाले को मैं बोल देता हूं मीडियम नंबर। ठीक है, कोई रे ऑफ लाइट आई है इस मीडियम पे, इस तरीके से रे ऑफ लाइट आई, इस रे को बोलेंगे इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, ठीक है। इंसिडेंट रे है, उसका नॉर्मल के साथ में एंगल मेजर किया जाता है। इंसिडेंट रे को आई वेक्टर से लिख देता हूं। ठीक है, ये मैंने बना लिया है नॉर्मल। इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, कि पहले से ही ऐसा हुआ करते हुए आ रहे थे। ठीक है, अब जब ये रे ऑफ लाइट है ना, इस वाले मीडियम में इसकी स्पीड अलग है और इस मीडियम में इसकी स्पीड अलग है। बेटा स्पीड टू स्पीड डिपेंड कर, मतलब कि मीडियम टू मीडियम जो स्पीड है वो डिपेंड कर रही होती है लाइट की। तो दूसरे मीडियम में जब ये जाती है तो ये ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाती है इसकी स्पीड के चेंज होने की वजह से, और इस रे को बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे, और इसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से ये होता है बेटा। इस मीडियम नंबर वन का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है n1, मीडियम टू का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है n2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पहले भी बताया हुआ है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब हो जाता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। दोबारा से भी इसके बारे में लिखेंगे एक बार। ठीक है, यहाँ पे जो आई है इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ में एंगल बना रही है उसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो आर है उस एंगल को बोला जाता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आई है एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इस तरीके से इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे है, ये दोनों बन गई हैं। रिफ्रैक्टेड रे को मैं आर वेक्टर से लिख देता हूँ, रिक्वायरमेंट हुई तो इसको लिख लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के दो लॉ होते हैं जिनको बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है वो देखो क्या होते हैं। इसमें जो सबसे पहला लॉ है वो तो यही बताता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे तीनों के तीनों सेम प्लेन में लाई करेंगे। द इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे लाइज इन सेम प्लेन। जो तीनों के तीनों हैं वो सेम प्लेन में लाई करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है, उसको बोल देते हैं जो एंगल है, साइन आई
साइन आई अपॉन साइन आर। आई है एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये अपने पास में कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, कोई भी दो मीडियम के लिए, फॉर एनी टू मीडिया। मीडियम का जो प्लूरल है उसको मीडिया बोल देते हैं। साइन आई अपॉन साइन आर है वो हमेशा बेटा कांस्टेंट रहता है, ठीक है। अब ये जो लॉ है, इस लॉ को ही बोला जाता है स्नेल्स लॉ। इस लॉ को ही बोला जाता है स्नेल्स लॉ, ठीक है। इस लॉ को और अलग तरीके से भी लिखा जा सकता है, वो देखो कैसे लिखेंगे बेटा। ऊपर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 इंटू साइन ऑफ ऊपर वाले का एंगल, नीचे वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू साइन ऑफ नीचे वाले में जो एंगल बना है वो। तो ये बन जाता है n1 साइन आई इज इक्वल टू n2 साइन आर। इसको ही बोला जाता है स्नेल्स लॉ। अब स्नेल्स लॉ को इससे आगे ऐसे ही यूज किया करेंगे, n1 साइन आई इज इक्वल टू n2 साइन आर। इसी चीज को देखो अब प्रूव करके बता देता हूं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा, साइन आई अपॉन साइन आर, इसका मतलब है n2 अपॉन n1, ठीक है। n2 अपॉन n1 को लिखने का तरीका है, ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, n21 जो ये वाला जो कांस्टेंट है ना, ये है n2 अपॉन n1 या n21, या इसको ऐसे लिख सकते हैं n21, ठीक है। ये सब इसको लिखने के तरीके हैं। इसका मतलब क्या हो जाता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले मीडियम के रेस्पेक्ट में, उसको बोला जाता है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। मतलब साइन आई अपॉन साइन आर, ओके। अब बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में और बता देता हूँ, चलो कोई कंफ्यूजन ना रहे इससे। नोट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में आर आई से लिखा करेंगे या इसको एन या म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। एन या फिर कई बार इसको ऐसे म्यू से भी लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। आगे जाके म्यू से लिख देंगे तो भी कन्फ्यूजन में मत रहना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिखा जाता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। इसका मतलब है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ऐसे लिखा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक डायमेंशनलेस और यूनिटलेस क्वांटिटी, डायमेंशनलेस एंड यूनिटलेस क्वांटिटी, ऐसी क्वांटिटी है जिसकी कोई भी डायमेंशन या कोई भी यूनिट नहीं होती, क्योंकि स्पीड से स्पीड को ही डिवाइड किया। तो देखो, और किसी मीडियम का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो उसको बोलेंगे डेंसर मीडियम, किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो उसको बोलेंगे रेयरर मीडियम। ग्रेटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीन्स डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम, एंड लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीन्स रेयरर मीडियम। तो इस तरीके से हाई और लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अकॉर्डिंगली जो मीडियम है उसको डिफाइन किया जाता है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो अब बेटा जो रिफ्रैक्शन है, उस रिफ्रैक्शन में जो स्पेशल केसेस हैं वो करते हैं, ओके। देखो तो क्या क्या स्पेशल केस है। सबसे पहला स्पेशल, सबसे पहले तो लिख लेते हैं स्पेशल केसेस। सबसे पहला स्पेशल केस है वो है नॉर्मल इंसिडेंस,
अगर कोई मटेरियल है, अगर कोई रे ऑफ लाइट है मीडियम के इंटरफेस पे नॉर्मली इंसिडेंट करती है तो उसको बोला जाएगा नॉर्मल इंसिडेंस। ऐसे करके नॉर्मल इंसिडेंस बनता है, जिसको बोला जाता है, ऊपर वाला है मीडियम नंबर 1, नीचे है मीडियम नंबर 2। ठीक है बेटा। कोई रे ऑफ लाइट है, इंसिडेंट रे है, नॉर्मली आई है। जब भी नॉर्मली रे ऑफ लाइट आती है तो वो सीधी की सीधी चली जाती है। ठीक है, बिना किसी डेविएशन के, बिना किसी डिफ्लेक्शन के। ठीक है, इस केस को बोला जाता है नॉर्मल इंसिडेंस। इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों की वैल्यू 0 रहती है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट सेकंड है अपने पास में, अगर रे ऑफ लाइट किसी रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रही है तब का केस। ओके, तो वो केस लिखते, इफ ए रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम। कोई रे ऑफ लाइट अगर रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। ये रे ऑफ लाइट है, ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। अगर कोई रे ऑफ लाइट रेयरर से डेंसर में जा रही है तो ये नॉर्मल की डायरेक्शन में बेंड हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने बना दिया है भाई नॉर्मल। ठीक है, बाहर का मीडियम है, उसका रिफ्रैक्ट, बाहर वाला जो मीडियम है वो है रेयरर। ठीक है, नीचे वाला मीडियम है डेंसर। ये दोनों मीडियम पे बनने वाला नॉर्मल है। अगर बेटा इंसिडेंट रे है वो इस तरीके से आ रही है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली ये है अपने पास में एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहाँ का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो n1 है, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है। इसका मतलब जो n1 है उसकी वैल्यू कम है n2 से। ठीक है, तो n1 साइन आई, n2 साइन आई आर, तो इसका मतलब जो साइन आई है उसकी वैल्यू ज़्यादा है साइन आर से। इसका मतलब आई की वैल्यू ज़्यादा है आर से, कि 90 से कम ही एंगल हमेशा होता है। इस केस में जो रे ऑफ लाइट है वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है उसकी वैल्यू कम होगी। एक्चुअल में रे ऑफ लाइट इस तरफ जाने वाली थी, थोड़ी सी बेंड होके इस डायरेक्शन में मुड़ गई है। तो इस चीज़ का याद रखना, जब भी कोई रे ऑफ लाइट रेयरर से डेंसर में जाएगी वो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। सीधी ऐसे ना जाने की बजाय इधर की तरफ में थोड़ा सा बेंड हो जाती है। ठीक है, ऐसे ही अगर कोई रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर जाती है तो वो नॉर्मल से दूर की डायरेक्शन में बेंड हो जाती है। थर्ड जो अपने पास में केस है वो क्या है कि व्हेन रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर it will bend away from normal। ये रे ऑफ लाइट है, ये नॉर्मल से दूर की डायरेक्शन में बेंड हो जाती है। ठीक है, तो ये भी अपने पास में वैसे ही केस है बेटा। ठीक है, डेंसर से रेयर में जाएगी तो नॉर्मल से दूर चली जाएगी, रेयर से डेंसर में जाएगी तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। ऊपर वाला है अपने पास में डेंसर, नीचे वाला है रेयर। डेंसर मीडियम में इंसिडेंट रे आई, इस तरीके से इंसिडेंट रे है, ये अपने पास में बन रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये रे ऑफ लाइट है, ये अपने पास में इस डायरेक्शन में बेंड हो गई, इसको बोला जाएगा रिफ्रैक्टेड रे। और ये जो है इसको बोला जाएगा नॉर्मल। ठीक है, स्नेल्स लॉ से ही इसका प्रूफ आता है, मतलब स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंगली ही ये फॉलो कर रही है। ये रे ऑफ लाइट डेंसर से जब रेयर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल से अवे चली जाती है, क्योंकि ऐसे सीधी इधर जानी चाहिए थी, थोड़ी सी
इस तरफ बैंड हो गई। ये होता अपने पास में सिंपल सा प्रिंसिपल। तो बेटा आ गया समझ में, बिल्कुल सिंपल सा इसका कंसेप्ट। ठीक है, स्पेशल केस थे इस पे बेस्ड, तो वो तीनों के तीनों केस हमने लिख लिए। नेक्स्ट नोट करके एक दो पॉइंट है बेटा जिनको हमें पढ़ना है और जिनको याद भी रखना। सबसे पहला है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, ये होता है अपने पास में प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ठीक है, अगर अपने पास में कोई रे ऑफ लाइट है, बहुत सारे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन करके अगर अपने पाथ को उल्टा कर लेती है तो अपने पूरे के पूरे पाथ को रिट्रेस कर देगी। इसको बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। इफ द path of ray is retraced या रिवर्स्ड, अगर किसी रे ऑफ लाइट के पाथ को रिवर्स कर देते हैं आफ्टर सफरिंग मल्टीपल रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन, बहुत बार रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन करने के बाद में अगर ऐसा होता है तो आफ्टर मल्टीपल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन देन इट रिट्रेस इट्स पाथ, ये इसके पाथ को रिट्रेस कर लेगी। इसी को बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। ठीक है, इसी चीज का यूज करके बेटा ऑब्जेक्ट और इमेज है उनकी पोजीशन को भी इंटरचेंज किया जा सकता है। इमेज एंड ऑब्जेक्ट पोजीशन कैन बी इंटरचेंज्ड। इस चीज को समझाता हूं बेटा, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी को एग्जांपल्स के साथ में समझाता हूं जिससे कि इस टॉपिक की आपको थोड़ी सी फील आ सके। अब देखो जैसा हमने अभी अभी किया है, अगर अपने पास में इंसिडेंट रे है ये और अगर जो रिफ्रैक्टेड रे है वो ये है, ठीक है, तो इंसिडेंट से रिफ्रैक्शन में रेयरर से डेंसर में गई है तो उस डायरेक्शन में बैंड होगी। अगर बेटा मैं इस रे को इंसिडेंट रे बना दूंगा तो उस केस में अपने पाथ को रिट्रेस करके ऊपर वाली रे है वो रिफ्रैक्टेड रे बन जाएगी। अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ तो उस केस में ये बनेगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। डेंसर से रेयरर में जा रही है रे ऑफ लाइट, नॉर्मल से दूर चली गई। यहाँ पे यही चीज हमने समझी है, इसमें भी उस चीज को अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, अभी ये लिखना नहीं है इसको, अपने जो नोट्स हैं उनको खराब नहीं कर देना है। ठीक है, अब इससे पहले हमने कुछ इमेज फॉर्मेशन किए थे बेटा। ठीक है, वो इमेज फॉर्मेशन है, उन सबको देखो क्या है, इस तरीके से अपने जो इमेज थी वो बन रही थी। ठीक है, अब देखो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे थी तो इमेज फोकस पे बनी है, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज इन्फिनिटी पे बननी थी। बिल्कुल सही बात है। तो बेटा देखो जब ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो उस केस में इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है, बिल्कुल सही बात है। ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है तो इमेज बन रही है सी के बियॉन्ड। अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रखेंगे तो जो इमेज है वो सी और एफ के बीच में बननी चाहिए। ये सारा अपने पास में प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से भी किया जा सकता था, इजी सी चीजें हैं। जैसे इसमें भी हमने रूल पढ़े थे, अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो फोकस से पास होगी, अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये भी प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ही है। ठीक है, ऐसे है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी इंपॉर्टेंट। बेटा ऑब्जेक्ट और इमेज, इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे, इन सब को इंटरचेंज किया जा सकता है। कोई चीज समझने के लिए ऐसा कुछ हम कर सकते हैं, तो इसमें कोई भी अपने को दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। यही है अपने पास में प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से ही सोल्व हो जाया करेंगे। ठीक है, तो इसलिए इसको याद रखना है।
सेकंड अपने पास में आ जाता है बेटा कोसी फॉर्मूला। कोसी फॉर्मूला, कोसी को भाई कोची फॉर्मूला भी बोल देते हैं, ठीक है, जैसा आपका मन करे वैसा बोल सकते। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ना बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस तरीके से वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, ए प्लस बी अपॉन लैम्डा स्क्वेयर टी अपॉन लैम्डा की पावर 4। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो वेवलेंथ पे ऐसे डिपेंड करता है। इधर पे ए बी सी डी ये सारे के सारे कांस्टेंट हैं, ठीक है। तो वेवलेंथ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है, क्योंकि लैम्डा बहुत कम होता है तो आगे वाली टर्म है उनको तो नेगलेक्ट कर सकते हैं, पर बेटा सारी टर्म्स को नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, इतनी सी टर्म तो हमें रखनी ही पड़ेगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो वेवलेंथ पे इस तरीके से डिपेंड करता है, और अगर वेवलेंथ को हम बढ़ाएंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। मतलब कि थोड़ा सा, मतलब बहुत ज़्यादा वैल्यू पे तो डिपेंड नहीं करता है, बट इनडायरेक्टली थोड़ी बहुत वैल्यू पे तो डिपेंड करता ही है, ठीक है। तो ये मीडियम पे डिपेंड करता है। अगर मैं विबग्योर बनाता हूँ, ठीक है, इसके अंदर में अगर वेवलेंथ का ऑर्डर बनाएं, इस डायरेक्शन में जो वेवलेंथ है वो इंक्रीज कर रही है, और मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इससे अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है। मतलब रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, वोयलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड मस्ट बी कम देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वोयलेट, ठीक है। बाकी सब में भी यही सेम रिलेशन है, इस चीज़ को भी याद रखना है हमें। क्लियर है ये कंसेप्ट? नेक्स्ट अपने पास में आता है वो है बेटा ऑप्टिकल पाथ। ऑप्टिकल पाथ है, इस चीज़ को भी ध्यान रखना है कि ऑप्टिकल पाथ क्या होता है। थर्ड करके पॉइंट है नोट में, ऑप्टिकल पाथ। ठीक है, ऑप्टिकल पाथ के बारे में बता देते हैं, ऑप्टिकल पाथ का फॉर्मूला भी लिख, पहले इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं बेटा। इट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम in the same time which it has traveled in medium of refractive index म्यू, ठीक है। तो बेटा जो ऑप्टिकल पाथ है वो समझा देता हूँ, किसी मीडियम के लिए ऑप्टिकल पाथ है उसको डिफाइन किया जाता है, ठीक है। अगर देखो ये अपने पास में है कोई स्लैब, ठीक है, ऐसी कोई स्लैब मान लिया है, और इस स्लैब की लेंथ है एक्स, ठीक है। लाइट ने बेटा यहाँ से स्टार्ट करके इसके अंदर में ट्रेवल किया, ए से स्टार्ट करी रे ऑफ लाइट, बी तक पहुंच गई, ठीक है। इसमें इसके अंदर में रे ऑफ लाइट चल रही होगी भाई, ऑब्वियस सी बात है, चलेगी। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है बेटा म्यू, इसके जिसके अंदर में चल रही है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू। अगर यही रे ऑफ लाइट इस मीडियम की बजाय में वैक्यूम में चल रही होती तो कितना चली जाती, उस चीज को बोला जाता है ऑप्टिकल पाथ। इस मीडियम की बजाय में वैक्यूम में चलती तो इतनी सी देर में कहाँ तक पहुंच चुकी होती, उसको बोला जाएगा ऑप्टिकल पाथ। तो भाई ए वाला पॉइंट है वो तो मैंने यहीं पे बना दिया है, ठीक है बेटा। अगर बेटा वैक्यूम में चलेगी तो उससे थोड़ा सा फास्ट चलेगी, ओबियस सी बात है। तो वैक्यूम में ये रे ऑफ लाइट अगर चल रही होती तो जितनी देर में ये इतना सा गई है उतनी देर में थोड़ा सा आगे चली जाती। वैक्यूम में जो स्पीड है वो म्यू टाइम्स ज़्यादा है, तो वैक्यूम में जो इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा वो म्यू टाइम्स ज़्यादा होगा, क्योंकि स्पीड भी म्यू टाइम्स ज़्यादा है। तो ऑप्टिकल पाथ है उसको डिफाइन किया जाता है म्यू इंटू एक्स। ये है वैक्यूम, ऊपर वाला है मीडियम,
नीचे वाला है वैक्यूम। तो वैक्यूम में जितना वो चल जाएगा उस चीज को बोला जाता है ऑप्टिकल पाथ। बिल्कुल, बहुत अच्छी जो चीजें हैं वो आपने सीख ली हैं बहुत कम समय में। ओके बच्चे, चलो, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही शानदार बात। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस पे बेस्ड क्वेश्चंस। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको हम करने वाले हैं, तो लिखते हैं उसके अकॉर्डिंगली। एक क्वेश्चन है, ठीक है, लिखता हूं मैं। ए मोनोक्रोमेटिक लाइट। बेटा, मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब है एक ही सेम कलर की लाइट, ठीक है, सेम वेवलेंथ की लाइट, मतलब कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग ना हो, इसलिए मोनोक्रोमेटिक लाइट को हमने लिया है। ठीक है, आगे जाके इसको डिटेल में पढ़ा जाएगा इससे नेक्स्ट चैप्टर में। पर यहाँ पे कभी भी मोनोक्रोमेटिक आता है तो ऐसा मान लेना सेम कलर की लाइट है वो। ठीक है, पास थ्रो ए ग्लास स्लैब, पास थ्रो ए ग्लास स्लैब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2 ऑफ थिकनेस 90 सेंटीमीटर इन टाइम टी वन टाइम में 90 सेंटीमीटर ट्रेवल करती है इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। इट इट टेक्स टाइम T2 टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस इन वाटर। और बेटा, जो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको मैंने लिख दिया है 4/3। ठीक है, द वैल्यू ऑफ T1 माइनस T2 इज। अब जो दोनों टाइम का डिफरेंस है वो हमें कैलकुलेट करके बताना है। मोनोक्रोमेटिक लाइट है बेटा, ग्लास के स्लैब से पास हुई है 90 सेंटीमीटर से T1 टाइम में, सेम डिस्टेंस वाटर में चला है तो उसको T2 टाइम लगा है। T1 माइनस T2 का जो डिफरेंस है वो निकालना है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है बेटा, वीडियो को पॉज करो और आंसर को निकाल दो। बाकी मैं इसका आंसर बता देता हूँ, क्योंकि भाई मुझे तो आता ही है बेटे, आता ही है मुझको तो। लिखते हैं बेटा, T1 माइनस T2 इज इक्वल टू, T1 में अपने पास में जो टाइम है उसकी वैल्यू आ जाएगी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। पहले केस में जो डिस्टेंस है वो है 90 सेंटीमीटर, अपॉन जो स्पीड है वो है भाई 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 3/2 माइनस 90 × 10⁻² डिवाइडेड बाई 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि है 4/3। ऐसे हमने इसको लिख लिया है। इधर से वैल्यू आ जाएगी 90 × 10⁻² डिवाइडेड बाई जो 3 है बेटा, 3 × 10⁸, ये तो ऐसे ही रहेगा। अब जो यहाँ पे है जो 3/2 है, इसको हमें रीअरेंज करना है। तो इसको रीअरेंज करेंगे तो ये कैसे अपने पास में रीअरेंज होगा, तो यहाँ से इसको रेसिप्रोकल लिख के लिखा तो ये बन गया है 2/3 माइनस 90 × 10⁻² डिवाइडेड बाई 3 × 10⁸। और इसमें जो बेटा 3 है वो यहाँ पे आ गया और जो 4 है वो ऊपर चला गया। बिल्कुल सा क्लियर सी चीज़ है। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल आउट, 90 को 2 से डिवाइड किया तो बनता है 45 × 10⁻⁻10। ठीक है, 3 और 3 से अपने पास में कैंसिल करेंगे तो 9, ये 10 और 4 ये बन जाएगा 40 × 10⁻⁻10। ठीक है, 45 में से 40 जाएगा तो बचेगा 5 × 10⁻⁻10 सेकेंड।
ये आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बस बेटा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था, मुश्किल क्वेश्चन तो था भी नहीं। ओके, जिन्होंने कर लिया है वीडियो को पॉज करके उनके लिए शाबाशी, और जिन्होंने नहीं किया है भाई करना शुरू कर दो। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन है, इसको लिखते हैं। तो बेटा ये है अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो, टू ऑप्टिकल मीडिया ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 एंड μ2 contain x and y wave of same color in same thickness, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो रेशियो है वो कितना होगा। चलो तो दो है अपने पास में बेटा, दो ऑप्टिकल मीडियम है, ठीक है, दोनों की थिकनेस मान लेते हैं भाई टी है, ठीक है। इसकी जो वेवलेंथ है वो मैंने मान ली है λ1, इसकी वेवलेंथ मैंने मान ली है λ2। एक्स जो अपने पास में देखो पहले में क्या गिवन है, एक्स नंबर ऑफ वेव है, वाई वेव है, ठीक है, एक्स और वाई नंबर ऑफ वेव है दोनों की बेटा। चलो बहुत बढ़िया बात है। तो पहले वाली के अंदर में जो एक्स वेव है उस वाली वेव के बारे में लिख देते हैं। तो उसकी जो वेवलेंथ है वो है λ1। तो इस टी थिकनेस में एक्स वेव है, मतलब एक्स कंप्लीट वेव बन चुकी है, एक्स कंप्लीट वेव्स बन चुकी हैं। इसका मतलब है एक्स टाइम ऑफ λ1, मतलब एक कंप्लीट वेव, दो कंप्लीट वेव, तीन कंप्लीट वेव, चार कंप्लीट वेव, पांच कंप्लीट, ऐसे एक्स नंबर ऑफ वेव बन चुकी है इस टी थिकनेस के रीजन में। इसमें अपने पास में बन चुकी है वाई नंबर ऑफ वेव जिनकी वेवलेंथ है λ2। दोनों की थिकनेस सेम ही है, तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 से करते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, एक्स λ1 इज इक्वल टू वाई λ2। यहाँ से आ जाता है λ1 अपॉन λ2 इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, ठीक है। ये अपने पास में λ1 अपॉन λ2 की वैल्यू आ गई है। अब हमें निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 अपॉन μ2, पहले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सी अपॉन v1 सी अपॉन v2, ठीक है। निकालना क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो, ठीक है भाई, सी अपॉन v1 सी अपॉन v2, इसको लिखा जा सकता है बेटा v2 अपॉन v1, ठीक है। v को हम क्या लिख सकते हैं, उसकी वेवलेंथ टू फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, इसको लिख दिया मैंने λ2 अपॉन λ1, ठीक है। तो बेटा लिखते हैं λ2 अपॉन λ1 जो कि बन गया है x अपॉन वाई, ये वैल्यू बन गई है x अपॉन वाई, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, द रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अगर बेटा कोई भी रेशियो नहीं पता है क्या निकालना है तो उसमें निकालना पड़ता है फाइनल अपॉन इनिशियल का रेशियो, ठीक है। तो फाइनल मतलब कि इसमें पूछा गया है μ2 अपॉन μ1 का रेशियो जो कि बन जाता है y अपॉन एक्स, ठीक है। यही रेशियो इसके अंदर में पूछा गया है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो बन जाता है y अपॉन एक्स, फाइनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन इनिशियल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो, जो कि आंसर ये आ गया है। ओके बेटा, चलो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो करते हैं। एक और क्वेश्चन है, इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज हाफ ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन ए मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, ठीक है, रिलेटिव टू फर्स्ट मीडियम, पहले मीडियम के रिलेटिव जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है म्यू, ठीक है। देन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज, तो इस केस में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसकी वैल्यू क्या होगी, ये हमें निकालना है बेटा। देखो, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो हाफ है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से, मतलब कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कम है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो ज़्यादा है, मतलब कि हम डेंसर से रेयरर में जा रहे हैं,
ठीक है बेटा, ऐसे रे ऑफ लाइट जा रही है। ठीक है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, रेयरर का 1 है। रिलेटिव का मतलब यही है कि 1 के रिलेटिवली, एक सेकंड रुकना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम इज न्यू रिलेटिव टू फर्स्ट मीडियम। अच्छा, फर्स्ट मीडियम के रिलेटिवली इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। चलो ठीक भाई। अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को आई मान लेता हूँ, तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का हाफ है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है उसको मानना पड़ेगा 2i। अब जाके एंगल ऑफ इंसिडेंस लगाना है। तो बेटा इसमें स्नेल्स लॉ अप्लाई कर देते हैं। स्नेल्स लॉ क्या हो जाएगा, 1 साइन आई, 1 इंटू साइन आई, नीचे वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, इंटू साइन उसका एंगल भाई, साइन आई इज इक्वल टू म्यू, साइन ऑफ 2i का फॉर्मूला हो जाता है 2 साइन आई कोस आई। तो बेटा साइन आई से साइन आई कैंसिल आउट, ठीक है, 2 म्यू इज इक्वल टू कोस आई। कोस ऑफ आई इसकी वैल्यू हो जाती है 1/2 म्यू। एंगल ऑफ इंसिडेंस की हो जाएगी वैल्यू कोस इनवर्स 1/2। ये वैल्यू हो जाती है एंगल ऑफ इंसिडेंस की। इस तरीके से अपने पास में ये जो आंसर है ये निकल के आ जाता है। बिल्कुल सिंपल सोबर सा क्वेश्चन था, इजीली एक्सप्लेन करके हमने इसका आंसर निकाल दिया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक लिखते हैं बेटा। नेक्स्ट टॉपिक है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, ये है रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब। किसी ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन हो रहा हो, उस पे बेस्ड है। तो बेटा करते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है, सिंपल से तरीके से करवाऊंगा, कुछ इसमें मुश्किल ज़्यादा दिमागदार वाली चीज़ें नहीं करेंगे, इजी तरीके से इसको करेंगे। तो देखो बेटा अपने पास में कोई ग्लास स्लैब है, ठीक है, लेट ए ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस, इस ग्लास स्लैब की थिकनेस है टी। ठीक है, तो उस ग्लास स्लैब से एक रे ऑफ लाइट है, उसकी लेटरल शिफ्ट कितनी होगी, वो रे ऑफ लाइट कितनी सी उससे वजह से शिफ्ट हो जाएगी, वो हम कैलकुलेट करने वाले हैं। तो बेटा इस तरीके से ग्लास स्लैब को हमने रखा, ऐसे करके एक रे ऑफ लाइट यहाँ से आ रही है। ओके, अब ये रे ऑफ लाइट जैसे ही यहाँ पे स्ट्राइक करी, ठीक है, रे ऑफ लाइट है ना, ऐसे बना देता हूँ, ऐसे रे ऑफ लाइट है, नॉर्मल मतलब कि नॉर्मल के साथ हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बना रही है। ये अपने पास में है इंसिडेंट रे। ओके बेटा, कोई दिक्कत वाली बात है ही ना। अब ये रे ऑफ लाइट है, यहाँ पे उसने रिफ्रैक्शन किया, अपने पास में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इस तरीके से बन गया। ठीक है, अगर ये सीधी जा रही होती, ये अपने पास में इस डायरेक्शन में चली जाती, वहाँ पे भी हमें कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, अब इसने यहाँ पे फिर से रिफ्रैक्शन किया और ऐसे कुछ करके यहाँ से बाहर निकल गई। ऐसे करके इस नॉर्मल के साथ में यहाँ पे टकरा के बाहर निकल गई। ठीक है, ये थी बेटा इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, और ये बिल्कुल बाहर आ रही है, इमरजेंट रे इसको बोल देते। इस तरीके से रे ऑफ लाइट है बाहर आई है। ठीक है, सीधी अगर जाती तो इस तरफ जाती, अभी इस तरफ जा रही है। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो गैप है, जो पैरेलल सा गैप है, इस गैप को बोला जाता है लेटरल शिफ्ट। लेटरल शिफ्ट, शिफ्ट जिसको मैं डी से लिख रहा हूं कि भाई यहाँ पे जो लेटरल शिफ्ट है उसकी वैल्यू है डी। इसकी वैल्यू ही हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, यहाँ पे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें पता होगा, थिकनेस है इसकी जो गिवन है वो है टी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है नॉर्मल के साथ में, वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है उसको भी निकाला जा सकता है। ठीक है,
अब ये वाली लाइन है और ये वाली लाइन है, दोनों पैरेलल हैं, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो अपने पास में अगली सरफेस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस बन जाएगा। और अगर ग्लास से बाहर जा रही है तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से ये वाला एंगल है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल हो जाएगा। ऐसे जाके अपनी सिचुएशन इस तरीके से बन जाएगी। इधर तक में हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सिंपल सिनेरियो चल रहा है, मज़ा आ रहा है पूरा। चलो तो भाई, लेटरल शिफ्ट है ना, इस चीज़ को समझने के लिए मैंने यहाँ से इसके ऊपर में परपेंडिकुलर डाल दिया है, और ये जो है ये लेटरल शिफ्ट है, ये डी बन गया है बेटा। ठीक है। अब क्योंकि हर उसी पॉइंट को कुछ ना कुछ नाम देना पड़ेगा, तो इस वाले पॉइंट को मैं लिख दे रहा हूँ P, इससे नीचे वाले इस पॉइंट को लिख दे रहा हूँ Q, इस पॉइंट को लिख दे रहा हूँ R, और इस वाले पॉइंट को लिख दे रहा हूँ S। ठीक है। और देखो कुछ एंगल है बेटा, ये अपने पास में ऐसे रे ऑफ लाइट है, तो ये एंगल अगर आई है तो ये कंप्लीट एंगल भी आई बनेगा, बट आई में से इतना सा एंगल आर बन चुका है, तो ये वाला जो एंगल है, डेविएशन का जो एंगल बना है, वो वाला एंगल बन जाएगा आई माइनस आर, आई माइनस आर। ऐसे करके सारे एंगल, सब कुछ जो चीज़ हमें लिखनी थी वो हमने इतने से में ही लिख दी है। इससे ज़्यादा अब कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। लेटरल शिफ्ट अब तो चुटकियों में आ जाएगा। इस वाली राइट एंगल ट्राइंगल है, इसके अंदर में बेटा ये साइड हमें पता है टी। ठीक है। चलो मेन चीज़ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये जो लेटरल शिफ्ट है ये निकालनी है, इसके कोरस्पॉन्डिंग एक हमने राइट एंगल ट्राइंगल बना ली है। इस ट्राइंगल में ये साइड हमें पता है, किसी तरीके से अगर ये साइड निकल जाए तो अपने लेटरल शिफ्ट तक पहुंचना आसान हो जाएगा। इसको निकालने के लिए इस राइट एंगल ट्राइंगल का यूज करेंगे, ये वाली साइड जो कि पी आर से बन रही है, ये साइड निकालने के लिए। इसमें ये हमें पता है इसलिए। तो देखो कौन कौन सी ट्राइंगल मैं लगा रहा हूँ। इन राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर वाली राइट एंगल ट्राइंगल में मैंने यूज किया है इस साइड के बीच में और इस हाइपोटेन्यूज के बीच में रिलेशन निकालना है। अगर ये एंगल है तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस होगा, तो यहाँ पे लगाना पड़ेगा कोस ऑफ आर। कोस आर हो जाएगा बेटा बेस जो कि है पी क्यू अपॉन पी आर। ठीक है। पी क्यू वाली जो साइड है वो तो टी के ही इक्वल है, तो ये बन जाएगा टी अपॉन पी आर। कोस आर, कोस ऑफ आर विल बी इक्वल टू टी अपॉन पी आर। चलो एक इक्वेशन यहाँ से बन चुकी है। दूसरी इक्वेशन है वो इस ट्राइंगल में लिखते हैं, पी आर एस इन ट्राइंगल पी आर एस। पी आर एस वाली ट्राइंगल में ये जो है 90 के सामने वाली साइड ये हाइपोटेन्यूज बनेगा और ये बनेगा परपेंडिकुलर, तो इसमें लगाना पड़ेगा साइन आई माइनस आर इज इक्वल टू डी अपॉन पी आर। ये बन गई है इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन में से पी आर को एलिमिनेट करना है। ठीक है। अब बेटा दोनों इक्वेशन में बेस में पी आर आ रहा है, अपने लिए सबसे आसान है इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर दें, या 2 से 1 को डिवाइड कर दें, बस वो ये सबसे इजी तरीका रह सकता है। तो क्या कर देंगे, इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1, तो यहाँ पे बच जाता है अपने पास में साइन ऑफ आई माइनस आर, ये है लेफ्ट साइड, और इसकी लेफ्ट साइड है कोस ऑफ आर इज इक्वल टू डी अपॉन पी आर, टी अपॉन पी आर। पी आर से पी आर कैंसिल आउट, डी अपॉन टी, ये बन गया है। लेफ्ट वाली साइड तो सेम ही रही। ठीक है। इधर पे हमें डी निकालना था, टी की वैल्यू आ जाती है टी साइन आई माइनस आर अपॉन कोस आर। ये बन गया है बेटा लेटरल शिफ्ट, ग्लास स्लैब की वजह से जो लेटरल शिफ्ट है उसकी वैल्यू। दिस इज लेटरल शिफ्ट ड्यू टू ग्लास स्लैब। तो ग्लास स्लैब है उसकी वजह से जो लेटरल शिफ्ट बना है उसकी वैल्यू हमने निकाल ली है
टी साइन आई माइनस आर अपॉन कोस आर, जो कि अपना डी बन गया है। ठीक है, इतना छोटा सा ही ये कंसेप्ट जो कि हमने इतनी इजीली कर लिया है। तो चलो इससे बाद में जो नेक्स्ट है टॉपिक वो हम करते हैं, अपीरेंट डेप्थ और शिफ्ट ऑफ सबमर्ज ऑब्जेक्ट। ये है इस टॉपिक का नाम, अपीरेंट डेप्थ एंड शिफ्ट ऑफ सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट। कि भाई कितनी अपीरेंट डेप्थ है, और जो पानी के अंदर में किसी के अंदर में जो ऑब्जेक्ट है वो कितना सा शिफ्ट हुई है। ठीक है, और ये सारा का सारा जो हम केस करने वाले हैं वो नॉर्मल इंसिडेंस के लिए करने वाले हैं, नॉर्मल इंसिडेंस। देखो बेटा क्या है कि हम अगर पानी के अंदर में टॉप फेस से देखते हैं कि अगर पानी के अंदर में कोई सिक्का डाल देते हैं, तो वो जो सिक्का है, जो कॉइन है, वो थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। ये आ जाता अपने पास में अपीरेंट डेप्थ, और कितना सा ऑब्जेक्ट ने ऊपर की डायरेक्शन में शिफ्ट किया है वो हो जाता है शिफ्ट ऑफ सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट। वही चीज हम करने वाले हैं, अपीरेंट डेप्थ एंड शिफ्ट ऑफ सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो बेटा देखो, कोइन का एग्जाम्पल ही लेके चल लेते हैं। कोई कोइन है पानी के अंदर में जो कि डी डेप्थ पे है और थोड़ा सा ऊपर नजर आ रहा है, तो कितना ऊपर नजर आ रहा है वही हम करने वाले हैं। लेट अ कोइन इज प्लेस्ड, कोइन नहीं, लेट एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इनसाइड ए मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 2 एंड वी आर viewing इट फ्रॉम टॉप फेस। हम इसको टॉप फेस से देख रहे हैं, सिर्फ बाहर वाले जो टॉप फेस है। ठीक है, एंड फ्रॉम रेयर मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1। कि वाटर का केस लेंगे तो बेटा वाटर को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा ज़्यादा मान लेते हैं, बाहर वाले का कम मान लेते हैं। अदरवाइज सारे के सारे रिजल्ट तो अपने पास में आ ही जाएंगे, तो उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो भाई जो ऑब्जेक्ट है ना वो मैंने यहाँ पे रखी हुई है। इसमें जो ऑब्जेक्ट है उसको मैंने बेटा यहाँ पे रखा है। ठीक है, कोई रे ऑफ लाइट है जो बिल्कुल ही नॉर्मली आ रही है, वो तो ऐसी ही सीधी करके निकल जाएगी। चलो कोई बात ना, यहाँ से मैं रे ऑफ लाइट को अप्रोक्सीमेट नॉर्मल पे भेज रहा हूँ, मतलब थोड़े से किसी एंगल पे। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट नॉर्मल पे तो बेटा कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, उसमें तो हमें पता नहीं चल पाएगा, रे डायग्राम उसमें नहीं बना पाएंगे। थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया है, अप्रोक्सीमेट नॉर्मल है ये। ठीक है, नॉर्मल जैसा इंसिडेंस है, टॉप जो है ना टॉप से ही बिल्कुल देख रहे हैं। अब देखो बेटा, ये है रेयरर, ये है डेंसर। इसके अंदर में हमने मटेरियल को रखा है, बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू 1। जो रे ऑफ लाइट है वो इस तरीके से आ रही है, ये बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। इस तरीके से जो रे ऑफ लाइट है वो बैंड हो जाएगी अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो ये बन जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और वही जो ये जो रे ऑफ लाइट है, ये अपने पास में यहाँ से अगर देखेंगे तो ऐसा नज़र आएगा कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे नीचे ना होके थोड़ा सा इधर पे है। मतलब इन दोनों का अगर मैं इंटरसेक्शन बनाऊँ रिफ्रैक्टेड रेज का, तो जो इमेज है उसका इंटरसेक्शन इसके जो रिफ्रैक्टेड रेज का इंटरसेक्शन है उससे इमेज बनेगी, तो इमेज है वो यहाँ पे नज़र आएगी, क्योंकि एक्चुअल में यहाँ पे है, नज़र यहाँ में आ रही है यहाँ पे। चलो ठीक है,
ये वाली लाइन है नॉर्मल, ये वाली लाइन है नॉर्मल, तो बेटा ये एंगल अगर आर बन रहा है तो इधर वाला जो एंगल है वो भी क्या बनेगा, आर। एंगल ऑफ इंसिडेंस लिख दिया है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो लिख दिया। ये वाली रे ऑफ लाइट और ये वाली लाइट रे ऑफ लाइट दोनों पैरेलल हैं। ये वाला जो एंगल है ये अपने पास में क्या बन जाएगा, आई के ही इक्वल। चलो बढ़िया बात है। अब देखो यहां से लेकर ऑब्जेक्ट की डेप्थ है उसको मैंने मान लिया है डी, इमेज की जो डेप्थ है उसको मैंने मान लिया है डी डैश। ऑब्जेक्ट और इमेज की जो डेप्थ है उनके बीच में जो डिफरेंस है वो अपने पास में ये बन गया। ठीक है, इतना सा अपने पास में डिफरेंस है, उसको बाद में लिखेंगे। ठीक है, इस चीज को समझने में यूज होगा, तो इस केस को मैंने मान लिया है एक्स, अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल इंसिडेंस है। तो यहाँ पे मैं स्नेल्स लॉ अप्लाई करता हूँ। स्नेल्स स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे तो देखो बेटा क्या होगा। स्नेल्स लॉ अपने पास में क्या हो जाएगा, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू 2, म्यू 2 इसके अंदर में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो बन रहा है, यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। एंगल ऑफ इंसिडेंस है अंदर वाले में बन रहा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है बाहर वाले में बन रहा है। म्यू 2 साइन आई इज इक्वल टू म्यू 1 साइन आर, ये अपने पास में बन गया है स्नेल्स लॉ। पर बेटा क्योंकि नॉर्मल इंसिडेंस है, सिंस नॉर्मल इंसिडेंस, अगर नॉर्मल इंसिडेंस है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों स्मॉल ही रहेंगे। ठीक है, तो साइन आई है उसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आई के ही इक्वल बन जाती है। तो म्यू 2 साइन आई को क्या लिखा जा सकता है, टेन आई। म्यू 1 साइन आर को क्या लिखा जा सकता है, टेन आर। ऐसा लिखने में भी कोई दिक्कत नहीं है। जब स्मॉल एंगल होता है तो साइन को टेन भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो बस वही हमने स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन है उसकी वैल्यू को लगा दिया है। अब इस वाली राइट एंगल ट्राइंगल में मैं टेन आई की वैल्यू निकाल लेता हूँ। टेन आई हो जाता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो म्यू 2 इस वाली ट्राइंगल में जो परपेंडिकुलर है वो है अपने पास में x, और जो बेस है वो है अपने पास में d, विल बी इक्वल टू म्यू 1 टेन आर है। टेन आर के लिए इस ट्राइंगल का मैं यूज कर रहा हूँ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, x अपॉन डी डैश। x से x कैंसिल आउट हो गया, और बेटा ये बन गया है म्यू 1 अपॉन डी डैश इज इक्वल टू म्यू 2 अपॉन डी। ठीक है, डी डैश है उसकी वैल्यू हो जाती है डी अपॉन डी म्यू 1 अपॉन, ये हमने इसकी वैल्यू को लिख दिया है। ये आ चुकी है अपीरेंट डेप्थ। अपीरेंट डेप्थ, जो डेप्थ हमें नजर आ रही है ये वो डेप्थ है। ठीक है, अब देखो बेटा, और यहाँ पे जो डी से लिखा हुआ है, डी से जो लिखा हुआ है वो है एक्चुअल डेप्थ। ठीक है, यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है तो अंदर का क्या हो जाएगा, उसको बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। म्यू 2 अपॉन म्यू 1 को मैंने म्यू लिख दिया है, तो अपने पास में जो डी डैश है उसकी वैल्यू हो जाती है डी अपॉन रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इनर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू आउटर मीडियम। ये अपने पास में बन जाता है अपीरेंट डेप्थ। अपीरेंट डेप्थ वाला फॉर्मूला है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अपीरेंट डेप्थ की वैल्यू आती है एक्चुअल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये इसका आंसर आ जाता है। इसमें एक और चीज पूछी जाती है कि जो ऑब्जेक्ट है वो कितना सा ऊपर की तरफ शिफ्ट हुई है। जैसे कि कोइन को देख रहे हैं तो वो कोइन कितना सा ऊपर नजर आ रहा है। ठीक है, इसको हम लिख देते हैं शिफ्ट ऑफ सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट। शिफ्ट ऑफ सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट, तो पानी के अंदर में सबमर्ज हुई हुई ऑब्जेक्ट है उसने कितना सा शिफ्ट हो गई है। तो ऑब्जेक्ट है ये इतना सा शिफ्ट हो गई है, तो उसकी वैल्यू को लिखा जाएगा डी माइनस डी डैश, डी माइनस डी अपॉन म्यू।
तो डी इंटू 1 - 1/म्यू, ये आंसर आ जाता है शिफ्ट ऑफ सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट का। तो बेटा ये अपने पास में हो जाता है अपीरेंट डेप्थ का फॉर्मूला, और जो सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट है वो कितनी सी शिफ्ट हुई है उसका फॉर्मूला। ठीक है, इस कंसेप्ट को हमने समझ लिया है। अगर बेटा हमें अपीरेंट हाइट है उसके बारे में लिखना हो तो इसमें क्या लगा देंगे, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, कोई दिक्कत वाली बात है ही ना। ठीक है, अपीयर जो अपने पास में, अगर अपीरेंट डेप्थ निकाले हैं तो अपीरेंट हाइट भी निकाली जा सकती है। सिमिलरली फॉर अपीरेंट अपीरेंट हाइट, किसी अगर ऑब्जेक्ट की अपीरेंट हाइट निकालनी है तो उसकी अपीरेंट हाइट कितनी सी होगी, वो भी हम निकालने वाले हैं। देखो ऐसे है अपने पास में, ठीक है, बाहर वाला मान लेते हैं एयर, अंदर का मान लेते हैं वाटर। वो ये है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 मान लिया है, अंदर का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू मान लिया है। देखो इसमें क्या होगा बेटा, अगर यहाँ पे है कोई चिड़िया, उससे जो रे ऑफ लाइट आ रही हैं तो बिल्कुल नॉर्मल आ रही हो तो इस तरीके से आ रही होंगी। ऐसे जो किसी एंगल पे जा रही हैं, ऐसी जो रेज ऑफ लाइट हैं, ये अपने पास में यहाँ पे बनने वाला, ये बनेगा उस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रेयरर से डेंसर में जा रहा है तो इस तरीके से बनेगा, और ये वाली जो लाइन है यहाँ से अपीयर होती हुई नजर आएगी। तो जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो इमेज यहाँ पे होगी। ये है अपने पास में एक्चुअल हाइट, ये है अपने पास में अपीरेंट हाइट। ऐसे केस में बेटा एक्चुअल हाइट और अपीरेंट हाइट में रिलेशन निकालना हो तो अपीरेंट हाइट आ जाती है एक्चुअल हाइट अपॉन रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट से ही इसका आंसर आ गया है, इसको और ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अपीरेंट हाइट है वो ज़्यादा होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अपीरेंट डेप्थ है वो कम होगी, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से उसको डिवाइड करना पड़ेगा। बस इतनी सी चीज़ हमें याद रखनी है। ओके बेटा, इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन बनाता हूँ, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और मज़ेदार क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को समझना और फिर इस क्वेश्चन का आंसर निकालना। इस तरीके से है बेटा अपने पास में दो मीडियम का इंटरफेस। बाहर है भाई एयर, इधर पे है एयर, और अंदर है वाटर। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3। ठीक है, ऐसे है अपने पास में एयर के अंदर में जो उड़ रही है। ठीक है, एक पक्षी उड़ रहा है, पक्षी क्या उड़ रहा है, एयर के अंदर में उड़ रही है पापा की परी। पापा की परी चिल करती हुई हवा में उड़ रही है। ठीक है, और भाई नीचे पानी के अंदर में है मम्मी का मगरमच्छ। ठीक है, ये है मम्मी का मगरमच्छ, ऐसे पानी के अंदर में तैर रहा है चिल मारता हुआ। ऊपर आसमान में है पापा की परी, नीचे तैर रहा है मम्मी का मगरमच्छ। पापा की परी थी बेटा, एक्चुअल में थी 12 मीटर हाइट पे। ठीक है, मम्मी का मगरमच्छ एक्चुअल में है 24 मीटर की डेप्थ पे। चलो ये अपने पास में है डायग्राम। ठीक है, अब देखो बेटा जो क्वेश्चन है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन है वो लिखो। वेयर विल पापा की परी अपीयर टू मगरमच्छ। दूसरा है क्वेश्चन, वेयर विल मम्मी का मगरमच्छ अपीयर टू पापा की परी। कितनी दूर अपीयर होगा और कितनी दूर उसको परी अपीयर होगी मगरमच्छ को, और कितनी दूर मगरमच्छ को परी अपीयर होगी। परी को मगरमच्छ कहाँ दिखेगा, मगरमच्छ को परी कहाँ दिखेगी, ये है प्रॉपर क्वेश्चन। चलो बेटे, सबसे पहले है
परी कहाँ नजर आएगी मगरमच्छ को? बेटा परी है ना, वो है पानी से बाहर, और हाइट पे रहता है तो वो अपीरेंटली वो थोड़ा सा ज़्यादा नज़र आता है। ठीक है, रेयर और मीडियम में होता है वो थोड़ा सा दूर नज़र आता है। तो ये एक्चुअल में कितनी सी नज़र आएगी, थोड़ा सा ऊपर नज़र आएगी, और उसकी वैल्यू हो जाएगी 12 इंटू रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बनता है 4/3। ठीक है, तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 16 मीटर। तो सरफेस से कितना ऊपर नज़र आएगी बेटा? 16 मीटर। ठीक है, और मम्मी का मगरमच्छ है वो थोड़ा सा ऊपर नज़र आएगी पापा की परी को। वो कहाँ पे नज़र आएगा? वो 24 मीटर पे है। 24 को रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर देंगे तब जाके वो वैल्यू आएगी। वो वैल्यू बनेगी 24 इंटू 4/3। तो ये अपने पास में बन जाता है 18 मीटर। अब आंसर करने वाले हैं परी कहाँ पे नजर आएगी मगरमच्छ को। तो मगरमच्छ को बेटा सरफेस तो 24 मीटर पे ही नजर आएगी, और 24 मीटर से भी और 16 मीटर ऊपर उसको परी नजर आ रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 24 + 16, 40 मीटर। परी उसको नजर आएगी 40 मीटर पे। परी को बेटा सरफेस है वो नजर आएगी 12 मीटर नीचे, और सरफेस से भी 18 मीटर नीचे है मम्मी का मगरमच्छ। इसको मम्मी का मगरमच्छ खुद से मेजर करेगी तो उसको 30 मीटर पे नजर आएगा। ये क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है। इजी तरीके से मजाक मजाक में समझा दिया है, बट ऐसा नहीं है कि मजाक में ही इसको टाल दोगे। ना बेटा, मजाक में टालना नहीं है, समझा मजाक में है, बट चीज़ें बहुत सीरियस है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट करने वाले हैं हम, नोट करके लिख देते हैं बेटा, कितना सा शिफ्ट होता है वही चीज़ हम लिखने वाले हैं। एक स्लैब है तब जो नॉर्मल शिफ्ट है उसकी वैल्यू कितनी होती है। एक बेटा ये है अपने पास में एक स्लैब है, इस स्लैब की थिकनेस है टी, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। इसमें कोई ऑब्जेक्ट जो यहाँ होगी, ऊपर से हम देख रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं, इधर पे आई है। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगी तो ऑब्जेक्ट थोड़ी सी ऊपर नजर आएगी, और बेटा ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे है तो वो थोड़ा सा ऊपर नजर आएगी, और जहाँ पे नजर आएगी उसी को क्या बोलते हैं? इमेज। और इस डिस्टेंस को ही बोला जाता है शिफ्ट। और यहाँ पे जो शिफ्ट है उसकी वैल्यू आ जाती है T × 1 - 1/μ। ठीक है, ये वाला रिजल्ट ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, इधर से ही आया है ये बेटा। कोई सबमर्ज ऑब्जेक्ट है, डी डिस्टेंस पे थी, तो कितना सा शिफ्ट हुई है? D × 1 - 1/μ। तो यहाँ पे जो नॉर्मल शिफ्ट है वो बन गया है T × 1 - 1/μ। मल्टीपल स्लैब, एक की बजाय एक से अगर ज़्यादा नंबर ऑफ स्लैब्स हैं, ठीक है बेटा, स्लैब ऐसे भी हो सकती हैं, साथ साथ भी लगी हुई हो सकती है। इस स्लैब की वैल्यू है T1, इसकी थिकनेस है T1, इसकी थिकनेस है T2, और इसकी थिकनेस है T3। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, μ2 और μ3। यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है, इधर से आंख से हम उसको देख रहे हैं, ठीक है, तो इसकी जो इमेज है वो यहाँ पे बनेगी, और जो शिफ्ट होगा वो हम निकालने वाले हैं। तो बेटा इस स्लैब की वजह से भी शिफ्ट होगा, इसकी वजह से भी, और इसकी वजह से भी। तो यहाँ पे जो शिफ्ट है उस शिफ्ट की वैल्यू आ जाती है T1 × 1 - 1/μ1, पहले की वजह से जो शिफ्ट है वो। दूसरे की वजह से जो शिफ्ट है वो है T2 × 1 - 1/μ2 प्लस T3 × 1 - 1/μ3। ये बन जाता है बेटा शिफ्ट। तीनों ऑब्जेक्ट की वजह से, या तीनों स्लैब हैं उनकी वजह से जो जो शिफ्ट होता जा रहा है उस शिफ्ट का सम करके निकालेंगे, तब जाके आएगा इसकी वजह से जो टोटल शिफ्ट हुआ है उसकी वैल्यू। तो ये हो जाता है अपने पास में लेटरल शिफ्ट की वैल्यू, कि लेटरली कितना सा शिफ्ट हुआ है। ठीक है, याद रखना इसको भी, इंपॉर्टेंट है, समझा तो दिया ही है,
साथ साथ में रिजल्ट तो देखो, याद रखोगे तो इजीली कर पाओगे। बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो याद हो ही जाना है, उसमें तो कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है कि भाई बहुत मुश्किल है तो याद नहीं हो पाएगा। ना ना बेटा, याद तो होगा ही होगा। ओके, क्लियर सा यहाँ तक का कंसेप्ट है। तो मेरे बच्चे, गलती में इसको लेटरल शिफ्ट बोल दिया है, नॉर्मल शिफ्ट की बात कर रहे हैं, नॉर्मल शिफ्ट का फॉर्मूला है ये। ठीक है, चलो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं अब। नेक्स्ट जो अपने पास में क्वेश्चन है इस पे भी, ठीक है, पॉइंट इज ऑन ए पेपर, किसी पेपर के ऊपर में एक पॉइंट है। इफ वी प्लेस ए ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस 6 सेंटीमीटर ऑन इट, अगर हमने इसके ऊपर में ग्लास स्लैब रख दी है जो कि 6 सेंटीमीटर की है, ठीक है, एंड हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 3/2, और उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसकी वैल्यू है 3/2। ठीक है, तो कितना सा पॉइंट शिफ्ट होगा, हाउ मच विल द पॉइंट शिफ्टेड। ठीक है, तो बेटा इसका आंसर निकालते हैं। देखो, इस तरीके से मान लेते कोई पेपर है, ठीक है, ऐसे एक पेपर है, इसके ऊपर में एक पॉइंट बनाया हुआ है और इसके ऊपर में हमने एक ग्लास की स्लैब रख दी है, ये रख दी है ग्लास की स्लैब। ठीक है, और ग्लास स्लैब है जो उसकी थिकनेस है बेटा, वो है अपने पास में 6 सेंटीमीटर। बस अब इसके अंदर में शिफ्ट निकालना है। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है 3/2। ऑब्जेक्ट अगर इधर है, थोड़ा सा ऊपर की डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, और ऊपर की डायरेक्शन में कितना सा शिफ्ट होगा, मतलब ऑब्जेक्ट है उसकी वजह से यहाँ पे इमेज बन जाएगी। और इस केस में जो हमें शिफ्ट निकालना है, जो नॉर्मल शिफ्ट है वो, तो उसकी वैल्यू हो जाती है टी इंटू 1-1/6 सेंटीमीटर इंटू 1 - म्यू का रेसिप्रोकल, ठीक है, 1/म्यू, जो कि बन जाएगा 2/3। ठीक है, 6 सेंटीमीटर, 1 - 2/3 बन जाता है 1/3। तो इसका आंसर बन जाएगा 2 सेंटीमीटर। यहाँ पे जो शिफ्ट है उस शिफ्ट की वैल्यू बन जाती है 2 सेंटीमीटर। बस इतना आसान सा बेटा अपने लिए क्वेश्चन है। ओके, और ज़्यादा इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये है बेटा अपने पास में क्वेश्चन। ठीक है, A microscope is focused on a mark on piece of paper. Then the slab of glass of thickness 3 cm and refractive index 1.5 is placed over the mark. अब हमने उस मार्क के ऊपर में एक ग्लास की स्लैब रख दी है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। ठीक है, हाउ शुड द माइक्रोस्कोप बी मूव्ड टू गेट मार्क इन फोकस अगेन। तो कितना सा उसको मूव करना चाहिए कि वो फोकस में आ जाए। देखो बेटा, ये अपने पास में कोई मार्क है, ठीक है, भाई माइक्रोस्कोप हमने ऊपर से लगा रखी है और इसके ऊपर में प्रॉपरली फोकस कर रही है। अब अगर मैंने यहाँ पे कोई ग्लास स्लैब रख दी, तो बेटा ग्लास स्लैब रख देंगे तो जो ऑब्जेक्ट है उसकी वजह से थोड़ा सा ऊपर की डायरेक्शन में जो इमेज है वो शिफ्ट हो जाएगी। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है तो ऊपर की तरफ में हमें नज़र आने लग जाती है। तो जितना सा ऊपर की तरफ नज़र आने लगेगी उतना ही माइक्रोस्कोप को ऊपर की तरफ मूव करना पड़ेगा। क्लियरली बात बेटा समझ में आई। देखो, पहले जो अपने पास में माइक्रोस्कोप थी, मान लेते हैं इस लेवल पे है, तो माइक्रोस्कोप को भी सेम ही शिफ्ट करना पड़ेगा जितना इस ऑब्जेक्ट और इमेज में शिफ्ट हुआ है, ताकि वो दोबारा से फोकस में आ सके। तो उस शिफ्ट की ही वैल्यू निकाल रहे हैं। शिफ्ट की वैल्यू हो जाती है रिफ्रैक्टिव, जो अपने पास में टी इंटू 1 - 1/म्यू, थिकनेस है स्लैब की वो है 3 सेंटीमीटर, 1 - रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, 1.5 का रेसिप्रोकल कर देंगे तो 1.5 को लिख सकते हैं बेटा 3/2, तो उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो आ जाएगा 2/3। 3 सेंटीमीटर, 1 में से 2/3 घटाएंगे तो बन जाएगा 1/3। तो इसका आंसर आ जाता है 1 सेंटीमीटर, और जो शिफ्ट हुआ है वो ऊपर की तरफ हुआ है,
तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 सेंटीमीटर अपवर्ड। इतना सा उस केस में शिफ्ट बन जाएगा। क्लियर है बेटा? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है बेटा ये, माइक्रोस्कोप इज फोकस्ड ऑन ए कॉइन लेइंग एट बॉटम ऑफ ए बीकर। किसी बीकर के बॉटम पे अपने पास में एक कॉइन रखा हुआ है। तो भाई ये कॉइन रखा है, ठीक है। माइक्रोस्कोप को अगर मैं 1 सेंटीमीटर से राइज करता हूँ, ठीक है, तो हमें कितना सा पानी भरना पड़ेगा बीकर में कि वो कॉइन दोबारा से फोकस में आ जाए। ठीक है, द माइक्रोस्कोप इज नाउ रेज बाई 1 सेंटीमीटर। टू व्हाट डेप्थ शुड द वाटर बी पोर्ड इनटू द बीकर सो दैट कॉइन इज इन फोकस अगेन। तो भाई टी थिकनेस तक का पानी भर लेते हैं, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो इसका पता है, ताकि हम चाहते हैं कि ये भी 1 सेंटीमीटर का ही शिफ्ट कर सके, कॉइन जो है उसकी इमेज थोड़ा सा ऊपर जाके बन जाए। इसका मतलब है शिफ्ट का ही फॉर्मूला लगाएंगे, शिफ्ट इज इक्वल टू टी इंटू 1 - 1 अपॉन म्यू। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू टी 1 - 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3, उसका जो रेसिप्रोकल है वो बन जाएगा 3/4। 1 में से 3/4 घटाएंगे तो बचेगा 1/4। तो 4 इधर लेके जाएंगे तो टी की वैल्यू जो है वो आ जाती है 4 सेंटीमीटर। तो इस केस में बेटा 4 सेंटीमीटर से शिफ्ट करना पड़ेगा, मतलब 4 सेंटीमीटर तक पानी भरना पड़ेगा, तब जाके अपने पास में वो 1 सेंटीमीटर तक शिफ्ट हो पाएगा। ओके, बिल्कुल ही अपने पास में क्लियर सा आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़े से मुश्किल होने वाले हैं अब। ये देखो बेटा, अपने पास में क्वेश्चन है इस तरीके से। अपने पास में एक डायग्राम है। एन ऑब्जेक्ट इज एट डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर अबव द वाटर लेवल। पानी के लेवल से 10 सेंटीमीटर पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का है 4/3। वाटर इज फिल्ड विद 12 सेंटीमीटर। पानी को 12 सेंटीमीटर तक भरा गया है। एंड देयर इज मिरर ऑल्सो ऑन द बॉटम ऑफ बीकर। बीकर के बॉटम पे एक मिरर भी है, ठीक है। वेयर विल बी द फाइनल इमेज फॉर्म। इसकी जो फाइनल इमेज है वो कहाँ पे जाके बनेगी, ये हमें निकालना है। ओके, तो भाई अपने लिए ये हो गया है क्वेश्चन। ज़्यादा कुछ मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, इजी सा क्वेश्चन है। तो इजी इजी स्टेप से ही हम करेंगे। तो बेटा पहले इसको मैं समझा देता हूँ ऐसे क्वेश्चंस में करना क्या है। ये अपने पास में यहाँ है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट जाएंगी भाई यहाँ पे। सबसे पहली जो प्रोसेस हो रही होगी वो यहाँ पे क्या होगी, रिफ्रैक्शन। मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे गई, तो सबसे पहली प्रोसेस रिफ्रैक्शन होगी, ठीक है। उसके बाद में ये रे ऑफ लाइट यहाँ से गई, फिर मिरर से टकराएगी। मिरर से टकराते ही क्या होगी, रिफ्लेक्शन, ठीक है। फिर वो रे ऑफ लाइट वापस से आएगी, फिर पानी से जब बाहर निकलेगी तब कौन सी प्रोसेस हो रही होगी, रिफ्रैक्शन। तो टोटल अपने पास में 3 प्रोसेस होंगी, पहले रिफ्रैक्शन, फिर रिफ्लेक्शन, फिर रिफ्रैक्शन। तीनों की वजह से इमेज फॉर्मेशन हमें करना है। ऐसा करते ही अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर सी बात है बेटा, मुश्किल नहीं है, आसान ही है। क्वेश्चन जो है मैं उसको करवाता हूं। सबसे पहले होगा भाई रिफ्रैक्शन। 12 सेंटीमीटर की वजह से कितना सा शिफ्ट होगा, पहले वो शिफ्ट निकालते हैं। शिफ्ट हो जाएगा 12 सेंटीमीटर इंटू 1 - 1 अपॉन म्यू। तो ये आ जाएगा बेटा 12 सेंटीमीटर। 1 माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है इसका वो है बेटा 4/3। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो बन जाएगा 3/4। तो 12 सेंटीमीटर 1 - 3/4 बन जाता है 1/4। मतलब कि 3 सेंटीमीटर से शिफ्ट करेगा 12 सेंटीमीटर का जो पानी भरा हुआ है वो, ठीक है। तो सबसे पहले जो रिफ्रैक्शन से इमेज बनेगी वो इमेज पानी की तरफ में शिफ्ट हो जाएगी 3 सेंटीमीटर से। 3 सेंटीमीटर से ये शिफ्ट हो गई है। और थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, 3 सेंटीमीटर पहली इमेज यहाँ पे बन गई है। अब बेटा, अब पानी तक का जो डिस्टेंस है वो कितना बचा है,
7 सेंटीमीटर, क्योंकि टोटल था 10, 3 सेंटीमीटर शिफ्ट हो गई तो 7 सेंटीमीटर बचा है, नीचे है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, 7 + 12 जो हम करेंगे तो बन जाएगा 19। तो मिरर से ये वाली जो है ऑब्जेक्ट, ये इमेज है जब मिरर के लिए ऑब्जेक्ट जैसा बिहेव करेगी, ये जो है वो मिरर से 19 सेंटीमीटर पे है। तो मिरर का क्या सिंपल सा सिनेरियो है बेटा, 19 सेंटीमीटर दूर पे इमेज बना देगा भाई। ये लो भाई बेटा, पहली इमेज है वो रिफ्रैक्शन से बनी है, दूसरी इमेज है वो रिफ्लेक्शन से बनी है। ठीक है, अब देखो ये अपने पास में है, फिर से रिफ्रैक्शन होगा इस पानी की वजह से। और ये कितना सा रिफ्रैक्शन करता है, ये बेटा शिफ्ट करता है सिर्फ 3 सेंटीमीटर से। तो जो इमेज है वो अपने पास में 3 सेंटीमीटर से और शिफ्ट हो जाएगी, ये बन जाता है I3। ठीक है, यहाँ तक का डिस्टेंस 19 सेंटीमीटर था, 3 सेंटीमीटर ये कम हो गया, तो इतना सा जो डिस्टेंस बचा है वो बचा है 16 सेंटीमीटर। तो जो फाइनल इमेज है वो कहाँ पे बनेगी, मिरर से 16 सेंटीमीटर नीचे। तो फाइनल इमेज एट 16 सेंटीमीटर बिलो द मिरर, जो फाइनल इमेज है वो मिरर से 16 सेंटीमीटर नीचे बन जाएगी। ये अपने पास में हो गया है इसका आंसर। ऐसे इसका आंसर को कर सकते हो। एक और तरीका बताता हूं बेटा, एक अलग अप्रोच है, उस अप्रोच से और करते हैं। ठीक है, अदर मेथड। ऊपर वाला मेथड समझ में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक बार इसको ट्राई कर लो, अगर ये आसान लगे तो इसको यूज कर लेना, नहीं तो भाई वो तो है ही। ठीक है, पर ये वाला मेथड थोड़ा सा इजी है तभी तो बता रहा हूँ, वो भी अच्छी बात है बेटा, कैसी बात सोच रहे हो तुम भी। ये है भाई अपने पास में पानी, पानी भरा हुआ बेटा 12 सेंटीमीटर तक, इससे 10 सेंटीमीटर ऊपर रखी हुई है ऑब्जेक्ट। ऐसे है अपने पास में सिनेरियो। पहले एक काम करता हूं मैं, जो मिरर है मिरर से रिफ्लेक्शन वाली इमेज ही बना लेता हूं। ठीक है, सीधा ही मिरर से जो रिफ्लेक्शन से इमेज बनेगी वही बना लेता हूं। ठीक है, बाकी इमेज बनाते रहेंगे बाद में। मिरर से देखो ऐसे रिफ्लेक्शन होगा भाई, ये बन गया रिफ्लेक्शन। ठीक है, कंप्लीटली रिफ्लेक्शन हो गया है। इसकी जो स्लैब है, इस स्लैब का भी रिफ्लेक्शन होके स्लैब भी बन गई है मिरर से। ठीक है, और ऑब्जेक्ट जो है वो भी 10 सेंटीमीटर दूरी पे बन गई है। ठीक है, अब रिफ्लेक्शन की वजह से हमें जो ऑब्जेक्ट है वो एक टाइप से इमेज बनी है, इसको इमेज बोलेंगे, फर्स्ट इमेज है। ठीक है, सबसे पहले हमने रिफ्लेक्शन कर लिया, मिरर ने रिफ्लेक्शन कर दिया, कंप्लीट ही पूरे सिस्टम को रिफ्लेक्ट करके नया बना दिया। अब बेटा ये है अपने पास में इमेज। ठीक है, अब इसकी वजह से जब बाहर से हम इसको वापिस से देखेंगे तो अब ये जो है रिफ्रैक्शन करेगी 12 सेंटीमीटर + 12 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर की थिकनेस की वजह से। तो 24 सेंटीमीटर से कितना सा शिफ्ट आएगा वो शिफ्ट निकाल लेता हूँ। शिफ्ट विल बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर इंटू 1 - 1/म्यू। 1/म्यू बन जाएगा बेटा 3/4। 24 सेंटीमीटर इंटू 1/4, तो ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर से इसका शिफ्ट हो जाना है। ठीक है, 6 सेंटीमीटर, ये बन जाती है बेटा अपने पास में फाइनल इमेज। ठीक है, अब ये डिस्टेंस था 10, तो यहाँ तक का जो बचा है वो बचा है 4। ठीक है, 12 सेंटीमीटर + 4 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर को जोड़ेंगे तो हो जाता है 16 सेंटीमीटर। तो फाइनल इमेज है वो मिरर से अंदर की तरफ में 16 सेंटीमीटर है। आंसर आ जाएगा 16 सेंटीमीटर बिलो द मिरर। यहाँ पे जाके बन रही है अपनी फाइनल इमेज। ये है बेटा अपने पास में क्वेश्चन, ये है अपने पास में क्वेश्चन नहीं आंसर। ठीक है, इतने सिंपल से तरीके से भी इसका आंसर निकाला जा सकता है।
ओके, ऐसे जो ये पैटर्न है इस पैटर्न को याद रखना भाई, समझते जाओ करते जाओ, बार बार ऐसी ही चीज़ों को सोल्व करोगे तो आपको सारे कंसेप्ट सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, ऐसी ऐसी चीज़ें पढ़ लेंगे बेटा जिससे कि हमें कोई दिक्कत आने वाली ही नहीं है। ठीक है, कोई भी हमें दिक्कत आने वाली नहीं है, यही चीज़ें हम बार बार करते रहेंगे। ठीक है, इतने एग्जाम्पल इतने क्वेश्चन करवा दूंगा कि कोई ऐसा क्वेश्चन होगा ही नहीं नीट में जो तुमने देखा ही ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, वो करते हैं अब। ये है बेटा अपने पास में क्वेश्चन, सेम ही पैटर्न का क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करने की कोशिश करो, अगर नहीं हो पा रहा तो इससे अगले वाला क्वेश्चन ट्राई कर लेना भाई। सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही आने हैं। ठीक है, क्या है कि वन फेस ऑफ रेक्टेंगुलर ग्लास प्लेट 6 सेंटीमीटर थिक इज सिल्वर्ड। एक ग्लास की प्लेट है, ठीक है, जिसकी थिकनेस है 6 सेंटीमीटर। उसकी जो एक फेस है उसको मैंने सिल्वर कर दिया है। एन ऑब्जेक्ट इज हेल्ड एन 8 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ सिल्वर्ड फेस एंड इमेज 10 सेंटीमीटर बिहाइंड द सिल्वर फेस। अच्छा, ऑब्जेक्ट जो रखी है बेटा, ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे रखी है जो कि है बेटा 8 सेंटीमीटर पे। ओके, अब जो अपने पास में इसकी जो फाइनल इमेज बन रही है वो बन रही है यहाँ से 10 सेंटीमीटर पे। फाइनल इमेज, ठीक है, ये जो ग्लास है इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है। कंसिडर ऑल थ्री स्टेप्स। ऑल थ्री स्टेप तो भाई कंसिडर हम करके ही चलते हैं बेटे, उसके तो कोई लिखने की बात थी ही नहीं। ठीक है, करते हैं तो बेटे। देखो, अब इसको अपने पास में जो जनरल मेथड था उसी से करते हैं। यहाँ पे ये है 6 सेंटीमीटर, ये है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब बेटा अगर मैं इसका सॉल्यूशन के लिए एक अलग से डायग्राम बनाता हूँ भाई। ठीक है भाई, सॉल्यूशन वाला डायग्राम है ये। सबसे पहले तो मिरर है, मिरर से ही रिफ्लेक्शन होगा, और जो मिरर इमेज बना रहा है वो इमेज मैंने मान ली है इस तरीके से। ठीक है, ये है 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। मिरर ने ऑब्जेक्ट की जो पहली इमेज बनाई है वो ये। ओके, ग्लास है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू। तो अब इस केस में जो शिफ्ट है वो शिफ्ट निकाल लेते हैं। शिफ्ट आ जाएगा 6 + 6 12 सेंटीमीटर इंटू 1 - 1 अपॉन। ठीक है, अब एक्चुअल में जो शिफ्ट है वो कितना सा हुआ है वो देख लेते हैं। 6 + 8, 6 + 8 का सम करेंगे तो आ जाएगा 14। ठीक है, ये इमेज बन रही है मिरर से 10 सेंटीमीटर दूरी पे, ये जो है डिस्टेंस वो है 14। इसका मतलब है टोटल मिला के जो शिफ्ट हुआ है वो है 4 सेंटीमीटर। तब जाके फाइनल इमेज 10 सेंटीमीटर पे बन जाएगी। बिल्कुल सी क्लियर बात है, ठीक बात है भाई। ठीक है, फाइनल इमेज I2। ठीक है, अब ये जो शिफ्ट है ये है बेटा 4 सेंटीमीटर। अब निकाल लेते हैं आंसर। 1 - 1/μ, 4/12। इस राइट साइड में लेके जाएंगे, 4/12 बन जाएगा 1/3। 1 - 1/3 इज इक्वल टू 1/μ। 1 में से अपन हमने अगर 1/3 को घटाया तो अपने पास में क्या बनता है, वो बन जाता है भाई 2/3। ठीक है, ये बन जाता है 2/μ की वैल्यू क्या आ जाती है 3/। ये अपने पास में इतना सिंपल सा जो आंसर है वो आ जाता है। बस इतना सा ही इसमें करना है, और तो इसमें कोई दिक्कत जैसी है ही नहीं। ठीक है, 3/2 या 1.5 भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो बेटा और चलो क्वेश्चन है वो करते हैं। इसी पैटर्न पे ही बेस्ड और क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को खुद से भी ट्राई करना एक बार। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन है उसको लिखता हूँ। ये है मेरे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ए स्मॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए ब्लॉक ऑफ ग्लास
10 सेंटीमीटर थिक एंड इट्स फार्दर साइड इज सिल्वर। ठीक है, इसकी जो दूर वाली साइड है उसको सिल्वर कर। ठीक है। हम्म। ग्लास जो है वो है 10 सेंटीमीटर थिक है भाई। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो रखी गई है इधर से 20 सेंटीमीटर पे। ठीक है। द इमेज इज फॉर्म 22 सेंटीमीटर बिहाइंड द सिल्वर फेस। इमेज है जो 22 सेंटीमीटर पे बन रही है। इमेज वाली लाइन को मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ, फाइनल डायग्राम में लिखेंगे। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, इस ग्लास का क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ऐसे मैंने इसको सिल्वर कर दिया है। ठीक है। तो भाई सबसे पहले तो रिफ्लेक्शन की इमेज बनाते हैं। 10 सेंटीमीटर था, इधर भी है 10 सेंटीमीटर। फर्स्ट इमेज जो बन जाएगी वो बन जाएगी 20 सेंटीमीटर। ठीक है। अब बेटा इसकी वजह से कुछ शिफ्ट हो रहा है। यहाँ से लेकर यहाँ पे जो अपनी फाइनल इमेज बन रही है क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, वो वाली इमेज बन रही है 22 सेंटीमीटर पे। यहाँ पे फाइनल इमेज। ठीक है। इसका मतलब है कि इसके अंदर में जो शिफ्ट हुआ है वो शिफ्ट आया है 8 सेंटीमीटर का। क्योंकि देखो टोटल ये जो डिस्टेंस है ये है 30 और इमेज जो बन रही है वो 22 पे बन रही है, तो बीच का जो गैप है वो बन गया है 8 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है जो शिफ्ट बना है वो है 8 सेंटीमीटर, और ये जो शिफ्ट है ये 20 सेंटीमीटर की थिकनेस की वजह से बना है। तो शिफ्ट का फॉर्मूला लगा लेते हैं। 8 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर इंटू 1 - 1/म्यू। ठीक है। 1 - 1/म्यू, तो 8/20। ठीक है, 8/20 है, इसको लिखा जा सकता है 2/5 इज इक्वल टू 1 - 1/म्यू। 1/म्यू बच जाता है 1 - 2/5, इसको लिख सकते हैं 3/5, और म्यू को लिखा जा सकता है 5/3। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसकी वैल्यू आ गई है अपने पास में 5/3 निकल के। ये अपने पास में हो जाता है इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शंस चेक करते हैं। ऑप्शन में बेटा 5/3 है वो अप्रोक्सीमेटली 1.67 के ही इक्वल होता है। तो इस तरीके से इसका आंसर आ गया है म्यू इज इक्वल टू 5/3 या 1.67। ओके बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको लिखते हैं। तो ये है भाई अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। A plain glass slab of thickness T and refractive index mu is placed in path of beam of converging light at point P। ठीक है। एक प्लेन की ग्लास की स्लैब है बेटा। ठीक है, जिसकी थिकनेस है T, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, और एक कन्वर्जिंग लाइट है। ठीक है, इस तरीके से एक कन्वर्जिंग बीम है जो कि इस पॉइंट पे कन्वर्ज होना चाह रही है। ये बीम है। ठीक है। ऐसे इस बीम की जो रास्ता है उस रास्ते पे हमने एक स्लैब रख दी। अगर स्लैब नहीं होती तो ये है, ये पी वाले पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाती। ठीक है। अब इस स्लैब को रखने की वजह से एज ए रिजल्ट ऑफ पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस, जो पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस है वो कितना सा शिफ्ट होगा ये हमें बताना है। ठीक है। तो भाई इसमें निकालते हैं कि पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस दूर की तरफ शिफ्ट होगा, पास की तरफ शिफ्ट होगा, कितना सा इसमें शिफ्ट होगा। देखो, अब मैं इसका जो डायग्राम है वो बना देता हूँ। ग्लास स्लैब वाला डायग्राम हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ठीक है। ये अपने पास में यहाँ पे अगर मैं नॉर्मल बनाऊँ, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है थोड़ा सा कम हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ से वो रे ऑफ लाइट है वो ऐसे जाती है। ठीक है, यहाँ पे जो रे ऑफ लाइट है वो थोड़ी सी ऐसी सी हो जाती है। ठीक है। इसके बाद में जो रे ऑफ लाइट है वो प्रॉपरली इसके पैरेलल ही चलती रहती है। ठीक है, जिसकी वजह से कि जो लेटरल शिफ्ट था वो आता था। अब जो है वो यहाँ पे जाके कन्वर्ज हो गई है। ठीक है। तो बेटा अगर इसको हम ऑब्जेक्ट बोलें तो इसको क्या बोला जाएगा, इमेज। तो इसके मतलब है जो शिफ्ट है वो इतना सा शिफ्ट हुई है। ठीक ठीक है, तो शिफ्ट है वो अवे की डायरेक्शन में हुआ है। और बेटा अगर टी थिकनेस हो, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो जो शिफ्ट है उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, टी इंटू 1 - 1/म्यू। और जो डायरेक्शन है वो है अवे,
ग्लास स्लैब से दूर की तरफ में शिफ्ट हुआ है, और साथ में इसकी वैल्यू जो है वो इतनी आ जाएगी। तो इसका जो आंसर है वो आ जाता है सेकंड। ओके, चलो और जो क्वेश्चन है और करते हैं इस पे बेस्ड। ये है बेटा अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन। ए क्यूब ऑफ साइड 15 सेंटीमीटर इज हैविंग एन एयर बबल, उसके अंदर में एक एयर बबल है। क्यूब है बेटा, ठीक है, एक्चुअल जो क्यूब है ना वो बना रहा हूँ। एक्चुअल एक्चुअल क्यूब है, उसकी साइड है 15 सेंटीमीटर। इसके अंदर में एक एयर बबल है, ठीक है। द बबल अपीयर, अब ये अपने पास में एक्चुअल वाला डायग्राम है, एक डायग्राम बना देता हूं अपीयर वाला। बबल जो है वो हमें अपीयर हो रहा है टॉप फेस से, वन फेस से अगर हम देखें तो 6 सेंटीमीटर पे, एक फेस से देखेंगे तो 6 सेंटीमीटर से, एंड 4 सेंटीमीटर फ्रॉम अपोजिट फेस, इससे जस्ट दूसरे वाले फेस से देखेंगे तो 4 सेंटीमीटर पे ये बबल बन रहा है, ठीक है। एक्चुअल जो है वो ये है, अपीयर जो हो रहा है वो इतना सा हो रहा है। तो जो अपीयर हो रही है उसकी थिकनेस कितनी अपीयर हो रही है बेटा, 6 + 4 मतलब कि 10 सेंटीमीटर अपीयर हो रहा है। एक्चुअल जो स्लैब है वो है 15 सेंटीमीटर का। तो अब इसके अंदर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, उसका फॉर्मूला निकालना है, ठीक है। एक्चुअल डेप्थ इज इक्वल टू अपीरेंट डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाता है अपीरेंट डेप्थ अपॉन, एक सेकंड रुकना जरा, उल्टा फॉर्मूला लिख दिया है। अपीरेंट डेप्थ इज इक्वल टू एक्चुअल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाता है एक्चुअल डेप्थ अपॉन अपीरेंट डेप्थ, ठीक है। एक्चुअल जो है वो है बेटा 15 सेंटीमीटर, और अपीरेंट है वो है अपने पास में 10 सेंटीमीटर। 15/10 तो हो जाएगा 3/, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसकी वैल्यू आ जाती है 3/2। ये अपना आंसर बन जाता है बेटा। ओके, क्लियर है यहाँ तक का। ये है बेटा अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन। पढ़ो क्वेश्चन को। हाउ मच वाटर शुड बी फिल्ड इन ए कंटेनर ऑफ हाइट 21 सेंटीमीटर सो दैट इट अपीयर हाफ फिल्ड टू द ऑब्जर्वर व्हेन viewed फ्रॉम टॉप ऑफ कंटेनर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी गिवन है, ठीक है। एक अपने पास में बेटा बाल्टी है, ऐसा कंटेनर मान लेते हैं, ऐसी बाल्टी, ठीक है। इस बाल्टी के अंदर में, ये बाल्टी है 21 सेंटीमीटर की, इसको हम कितना सा पानी से भरें, इसको हम कितना सा पानी से भरें कि ये आधी खाली दिखाई दे और आधी भरी हुई दिखाई दे, ठीक है। बाहर है एयर, ठीक है। एक्स पानी से भर देता हूं मैं, ठीक है, और खाली जो बच गई है वो बच गई है 21 - x। तो हम चाहते हैं कि जितनी भरी हुई दिखाई दे उतनी ही ये खाली नजर आए, तो उसके लिए इसको कितना सा पानी से भरना पड़ेगा, ठीक है। अपीयर वाली सी बात कर रहे हैं बेटा, खाली हमें अपीयर हो या जो ऑब्जर्वर टॉप से देखे उसको अपीयर हो, ठीक है। ऑब्जर्वर जो एयर में देखेगा, एयर में तो उसको जितना है उतना ही दिखाई देगा, ठीक है। वाटर की जो डेप्थ है वो x है, और वो नज़र कितनी आएगी, वो नज़र आएगी x/μ, x/4/3। तो 21 - x है वो नज़र आएगा 3x/4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 × 21 - x इज इक्वल टू 3x, ठीक है। तो ये बन जाता है 84 - 4x इज इक्वल टू 3x। 84 इज इक्वल टू 7x। तो जो x है उसकी वैल्यू बन जाती है 84/7 सेंटीमीटर, मतलब कि 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर भरनी पड़ेगी, तब जाके हमें आधी खाली नजर आएगी, आधी भरी हुई नजर आएगी। ये अपने पास में आंसर आ जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बेटा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइनल जो आंसर है वो आपको बता दिया है, 12 सेंटीमीटर तक उसको भरना पड़ेगा। तो यहां तक जो क्वेश्चन थे वो थे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं।